हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है पॉलिटी के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो अप्रोच होती है क्वेश्चन करने की वो कैसे आप सोल्व कर सकते हो। तो हो सकता है कि ये कोई नया मेथड हो या आप कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हु कैन रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो जो उपराष्ट्रपति होता है उसको उसके कहें ऑफिस से कौन हटा सकता है या कैसे हटाया जा सकता है। ठीक है, दोनों प्रोसेस बताता हूँ आपको। देखो, एक तो सबसे बेसिक बताता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट एक तो मेंबर नहीं होता है, ठीक है, ना तो वो राज्यसभा का होता है ना वो लोकसभा का होता है। सबसे पहली बात तो ये। फिर दूसरा, वो एक एक्स ऑफिशियो होता है। ठीक है, एक्स ऑफिशियो होता है किसका, राज्यसभा में। तो चेयरपर्सन होता है। राज्यसभा में हम चेयरपर्सन कहते हैं, और अगर स्पीकर अगर लोकसभा में बैठा है तो वो आपका लोकसभा में कौन होता है, स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर जो होता है वो मेंबर होता है किसका, पार्लियामेंट का। लेकिन जो आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ना तो राज्यसभा का मेंबर होता है ना ही लोकसभा का। तो चलिए अब हम ऑप्शन पे देखते हैं। क्या लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट उसको हटा सकती है, या पार्लियामेंट, या प्राइम मिनिस्टर, या प्रेसिडेंट। तो सबसे पहले हम डी को देखते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। देखो, ये बिल्कुल नहीं हटा सकती क्योंकि यहाँ पर एमएलए बैठते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि यहाँ से जो लोग बाग चुनकर कहाँ जाते हैं, आपके राज्यसभा में। ठीक है, वहाँ पे सीट रिजर्व होती हैं, तो ये वहाँ पर आपके एमपीज बन जाते हैं। फिर आते हैं हम पीएम पे। तो पीएम तो नहीं हटता क्योंकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है। ठीक है, सो ये बिल्कुल भी नहीं हटा सकता। फिर बात करते हैं हम प्रेसिडेंट की। देखो, प्रेसिडेंट हटा सकता है लेकिन एक प्रॉपर रिजोल्यूशन जब हम लेके आते हैं पार्लियामेंट में तब इसको हटाया जा सकता है। तो ऑब्वियसली बात है, इसका आंसर पार्लियामेंट है। तो क्या होता है कि देखो, जब रिजोल्यूशन आते हैं हम, सो रिजोल्यूशन लेके आते हैं हम पार्लियामेंट में। सो सब वो लेके आते हैं सबसे पहले राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होके जाता है लोकसभा में। जब लोकसभा में भी ये पास हो जाता है तब जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अपनी हामी देता है, तब जाके वाइस प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। सो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को भी एलिमिनेट सॉरी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर पाओगे और अपना आंसर भी दे पाओगे। तो इसका आंसर क्या है आपका, पार्लियामेंट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हु हैड द नीति आयोग एज इट चेयरमैन। तो नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है। वैसे तो हमें सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ उसमें। इसको इसको प्लानिंग कमीशन कहते थे पहले। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कहते थे। और ये जो गठित की गई है 2015 में, ठीक है, जब मोदी जी की सरकार आई थी तब इसको गठित किया गया था। इसका काम क्या होता है, ये प्लानिंग करती है। काम तो वही होता है, प्लानिंग करने का ही होता है, एडवाइस देने का काम होता है स्टेट्स को। और जो जो मतलब लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है वो नीति आयोग ही करता है। और बात करें इसका चेयरपर्सन कौन होता है, तो प्रेसिडेंट तो नहीं हो सकता, वो तो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। इसका जो अगर बात करें इसको हेड कौन करता है या चेयरपर्सन कौन होता है इसमें, पीएम। प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, मिनिस्टर ये भी नहीं होते, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग भी नहीं होता। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म्स क्या होती है, क्या वो 6 साल होती है, 4 साल, 7 साल, या 5 साल। सो सभी, अब मैं थोड़ा सी आपको बता देता हूँ। देखो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो पीएम हो, ठीक है, तो इन सभी की कितनी होती है, 5 साल। यहाँ तक कि लोकसभा का जो भी कार्यकाल होता है वो भी 5 साल का होता है। इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी है। ठीक है, याद रखना इसको भी। और वाइस प्रेसिडेंट, अब मैंने इसको बताया था आपको कि वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो। किसका एक्स ऑफिशियो होता है, राज्यसभा का। सो इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। लोकसभा में स्पीकर होता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जो मैंने बताया था वो नीति आयोग, उसमें पीएम होता है आपका। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग, सो इसका कौन आपका बनाया जाता है, इसमें आपका कोई मिनिस्टर भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है जिसको हेड बनाया जा सकता है। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी बार आपके क्वेश्चन आते भी हैं यहाँ से। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर। सो कौन सा आर्टिकल जो है डील करता है कि वो मतलब वो आर्टिकल जो पीएम को अपॉइंट करता है और अदर मिनिस्टर को। तो सबसे पहले हम एक एक करके आर्टिकल्स को जान लेते हैं क्या है। तो आर्टिकल डी को देखते हैं। तो आर्टिकल डी जो होता है वो होती है, क्या नाम है, पार्डन। सो जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास पावर होती है पार्डन की, जो क्षमा याचना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, आपने देखा होगा रिमिशन या फिर कंपटीशन। सो ये जो क्षमा याचना जो प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है, जो जिसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसको मृत्युदंड दिया गया है, सो प्रेसिडेंट क्या करता है, इस आर्टिकल 72 का प्रयोग करता है और जो उसको क्षमा याचना देता है नहीं देता वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं हम 74। सो आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है कि ये
जो आपकी काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर होती हैं और आपका जो पीएम होता है, ठीक है, ये एड एंड एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। ठीक है, एड एंड एडवाइस किसको करते हैं? प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल आपका 74 है। फिर आर्टिकल 76 क्या है? ये आपका अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से उसे डील करता है, ये याद रखना। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ इसमें क्या है कि जो भी आपकी जो हायर पोस्ट होती हैं या हायर जो इंस्टीट्यूशन होते हैं आपके, जैसे चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बात करें सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसमें अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट है करता है। ये याद रखना है इसको। जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनमें उनका जो हेड होता है उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसको याद रखना। सो इसका आंसर होगा आपका 75। ठीक है। सो 75 में क्या होता है कि पीएम और उसके काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, ये याद रखना है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है कि पीएम इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? तो मैंने अभी बताया था आपको, प्रेसिडेंट के द्वारा। अटॉर्नी जनरल नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, चीफ जस्टिस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि देखा हुआ आपने, जब भी सरकार आती है या सरकार बनाना होता है तो जो प्रेसिडेंट है वो ओथ दिवाता है, या फिर ओथ जो है किसको दिवाता है? आपको पीएम को और उनके जो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन ऑफ काउंसिलिंग मिनिस्टर। सो काउंसिलिंग मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेती है और जो भी डिसीजन लेती है, तो जो पीएम होता है, सॉरी, हाँ, आर्टिकल 78 में क्या था देखो, हु हैज द फॉलोइंग शैल बी कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल द डिसीजन। काउंसिलिंग मिनिस्टर के जो भी डिसीजन होते हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट मतलब कौन व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट के साथ साझा करता है? तो होम मिनिस्टर तो नहीं करता है, क्योंकि वो तो काउंसिलिंग मिनिस्टर के अंडर ही आ जाता है। अटॉर्नी जनरल होता नहीं है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर भी काउंसिलिंग मिनिस्टर में आता है, तो ऑब्वियसली बात है इसका पीएम होता है इसका आंसर, याद रखना। क्योंकि पीएम, क्योंकि देखो प्रेसिडेंट की सरकार होती है। आपने देखा हो जब भी फाइनेंस जब भी बजट पेश किया जाता है, तो जो स्पीच है प्रेसिडेंट के द्वारा दी जाती है, और वो बार बार यही कहती है कि मेरी सरकार मेरी सरकार। तो इन द सेंस कि पीएम जो है उसके अंडर ही आता है प्रेसिडेंट की। सो इसको याद रखना। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को एलिमिनेट कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा जानकारी भी होनी चाहिए कि भाई किस तरह से अप्रोच की जाती है क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा आर्टिकल से पता होना चाहिए इसमें। फिर बात करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग पीएम। सो पीएम मतलब मिनिस्टर प्लस पीएम, सो इंक्लूड करके कितने मिनिस्टर हो सकते हैं? मान लो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर पार्लियामेंट में 100 एमपी है, एमपी है आपके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, तो उसमें कितने बन सकते हैं? तो एक छोटा सा मैं एक बताता हूँ कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2003 में। उसमें कहा गया था कि जितनी स्ट्रेंथ होगी, जितने भी आपके चुन के आते हैं, उसमें सिर्फ 15% ही जो है आपकी जो है मिनिस्टर बन सकते हैं। तो 20 नहीं है, 10 नहीं है, 25 नहीं है, आपका 15 है। तो ये थे आपके। तो आप ये भी पता होना चाहिए कौन सा आपका अमेंडमेंट लेके आए थे इसमें। ठीक है, तो वो था आपका 91। ठीक है, इसको लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसको याद रखना, और इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? क्या वो पीएम करता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओथ ये नहीं। वाइस प्रेसिडेंट बिल्कुल नहीं, होम मिनिस्टर बिल्कुल नहीं। तो इसका कौन करता है? आपका आपका प्रेसिडेंट जो होते हैं वो ओथ दिवाता है आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। सो जब अगर मान लो प्रेसिडेंट भी अपॉइंट करना होता है, मान लो जब नया कोई प्रेसिडेंट आता है, तो उसको ओथ कौन दिवाता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। ठीक है, या तो चीफ जस्टिस होगा या फिर आप कोई जज हो सकता है। तो ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी पावर होती हैं? क्या वो ओरिजिनल एंड एपलेंट ज्यूरिडिक्शन होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस, एडॉक मतलब कि जो टेम्परेरी बेस पे अपॉइंट करने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू या ऑल ऑफ। सो इसका आंसर है ऑल ऑफ। सो ओरिजिनल मैं बताता हूँ, देखो छोटा सा। ओरिजिनल में क्या होता है कि मान लो अगर डिस्प्यूट हो गया किसके बीच में, स्टेट के और सेंटर के बीच में, सॉरी, स्टेट और वर्सेस सेंटर के बीच में कोई भी झगड़ा होता है किसी इशू को लेकर, तो डायरेक्ट किस में जा सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है। अडॉक जजेस जो होते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर कि वो अडॉक जो टेम्परेरी बेसिस पर जो रिटायर हो जाते हैं, या फिर सुप्रीम, या फिर ये भी हो सकता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ये भी पावर इनके पास। जुडिशियल रिव्यू ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे हमने देखे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के जो जजमेंट होते हैं वो रिव्यू किए हैं। तो ऑल ऑफ इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वास्ट इन विच ऑफ द बिलो। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? सो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आपके मन में आएगा नहीं, वो तो पीएम के पास होती है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है आपका डी। बताता हूँ कैसे। देखो एग्जीक्यूटिव, अब इसको मैं एक बार बताता हूँ। जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट और प्लस पीएम,
जो नॉमिनल हेड जो होता है आपका, रियल और नॉमिनल, तो रियल हेड जो होता है आपका वो तो पीएम होता है, लेकिन नॉमिनल हेड कौन होता है? सो नॉमिनल हेड कौन होता है आपका? प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो भी कार्य जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव कार्य जो होते हैं देश के अंदर या विदेशों के अंदर, वो किसके नाम से होते हैं? आपके प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो भी साइन की जाती है, जो भी समझौते किए जाते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। पीएम तो एक तरह का एजेंट होता है उसके लिए, तो याद रखना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द पार्डनिंग? सो पार्डनिंग पावर मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है वो 72 में आती है, ठीक है। सो ये 71 तो इलेक्शन से रिलेटेड है, किसके? प्रेसिडेंट की। और 74 मैंने बताया था काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर, और जो एड एंड एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। सो 72 इसका आंसर है, इसको याद रखना। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ। और मतलब हर ऑप्शन आपको पता होना चाहिए ताकि आप जो है एलिमिनेट कर पाए अच्छे से। सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कहता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज कैरिड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मतलब महाभियोग जिसे हिंदी में कहते हैं इम्पीचमेंट को। तो प्रेसिडेंट इम्पीच, मतलब प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो वो कहाँ होता है या कौन करवाता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके पास तो वोटिंग पावर ही नहीं होती। क्या एमएलए कर सकते हैं जो स्टेट में बैठते हैं? बिल्कुल नहीं, ये कैसे करेंगे। क्या पार्लियामेंट कहाँ होती है, किसके द्वारा? तो पीएम भी नहीं कर सकता, ये आपके पार्लियामेंट में होता है जहाँ पे आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स होते हैं, तो ये वहाँ पे इम्पीच किया जाता है इसको। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एज ए इंडिया एज सेकुलर? तो सेकुलर स्टेट मतलब कौन सा डिफाइन करता है? सेकुलर का मतलब क्या होता है कि धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। कि अगर ये जो शब्द है सेकुलर, ये कहाँ लिखा हुआ आपका, कहाँ डिस्क्राइब करता है इंडिया को? क्या वो फंडामेंटल राइट्स में करता है या तो पॉलिटिकल राइट्स के लिए होता है, ठीक है। इसको याद रखना, ये पॉलिटिकली, ये पॉलिटिकली कंसेप्ट है फंडामेंटल राइट्स का। डीपीएसपी आपका है सोशल, सोशल है जहाँ पे वेलफेयरिज्म आता है, ठीक है, याद रखना वेलफेयरिज्म। और फिफ्थ में क्या आता है आपका? ये आपका आता है इसमें जो आपके शेड्यूल्ड जो ट्राइबल एरिया होते हैं, ठीक है, ट्राइबल एरिया को क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। सो फिफ्थ शेड्यूल। और ये आपका था प्रियम्बल में, तो प्रियम्बल में आपने देखा होगा आपके सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रेट, सो ये डेमोक्रेटिक, तो ये काफ़ी सारे आपके वैल्यूज, मतलब जो वर्ड्स दिए हुए हैं। और ये जो वर्ड है सेकुलर, ये जो इंक्लूड किया गया था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। उसको याद रखना। सो जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, सो ये याद मैंने बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको ऐड किया गया था सेकुलर वर्ड को। फिर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन विच? तो ये वर्ड जो है इंडिपेंडेंस जुडिशरी जो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया? क्या वो ब्रिटेन से लिया गया, क्या वो यूएसए से लिया गया, साउथ अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से? सो यहाँ से तो हमने तो पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, ठीक है, याद रखना पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यूएसए से हमने लिया, याद रखना इसमें। और साउथ अफ्रीका से तो हमने नहीं लिया इसमें। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्ग्रेट लिस्ट लिया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको, जैसे कॉन्ग्रेट लिस्ट है आपकी, ठीक है, सॉरी, कॉन्ग्रेंट लिस्ट जो होती है, जो आपने देखा हो 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट। तो जी कॉन्ग्रेंट लिस्ट वो होती है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। सो ये थे आपके 15 का। सो इस तरह से आप जो है अपने क्वेश्चन कर सकते हो। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द रियल पावर ऑफ स्टेट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में रियल पावर ऑफ स्टेट किसके किसके पास होती है, मतलब किसके पास वास्ट होती है? अगर बात करें, क्या वो प्रेसिडेंट के पास होती है, चीफ जस्टिस या काउंसिल? तो प्रेसिडेंट के पास तो नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये तो नॉमिनल हेड होता है, ठीक है, नॉमिनल हेड होता है। रियल हेड कौन होता है आपका? पीएम होता है। सो ये भी नहीं हो सकता। सो काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर और हेड, सो क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म पूछा ना, तो पार्लियामेंट में तो आपके ये सभी आते हैं, पीएम भी आता है, काउंसिलिंग ऑफ मिनिस्टर भी आते हैं। सो ये नहीं आता, ठीक है, इसको याद रखना, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। So now we will move forward to 17 question. So 17 question क्या कहता है कि which of the following amendment act amended the preamble? कौन सा इसमें जो amendment act था जिसकी वजह से हम मतलब preamble को क्या किया गया था? चेंज किया गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 44। तो 44 को ये देखो कब किया गया था? 1978 में, 1976 में। और ये किया गया था 1987 में, या कभी हुआ ही नहीं। तो देखो जब 1978 में जनता दल की सरकार थी, मतलब जब मोरारजी देसाई पीएम थे, तो ये जब था जब इंदिरा गांधी पीएम थी, ठीक है। और ये जब हुआ था जब ये राजीव गांधी क्या थे आपके पीएम थे। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। और एक एक करके बात करते हैं इसमें। तो 44 में तो नहीं हुआ था, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें।
क्योंकि देखो 42nd में जब 42nd में इसमें इसमें कुछ बदलाव हुए थे, लेकिन वो इस प्रियम्बल को लेकर नहीं हुए थे, वो प्रियम्बल को लेकर हुए थे 42nd में। इसमें तीन आपकी ऐड की गई थी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, तो तीन वर्ड या इसमें जो है आपके ऐड किए गए थे, तो इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जैसे मैं पहले बताया था आपको। और ये जो 56 जो है, इसमें जो है गोवा को स्टेट रूल दिया गया था। ठीक है, और प्लस जो यूटी है आपकी दमन दीव, दमन प्लस दीहू, सो इसको यूटी बना दिया गया था। तो ये याद रखना 56 में। और 44 में तो नहीं हुआ था, क्योंकि 44 में क्या हुआ था देखो, क्योंकि जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तो जो पावर जो होती है, मान लो जो प्रेसिडेंट को मतलब एडवाइस की मैं बता रहा हूँ, तो उसमें पीएम एडवाइस कर सकते हैं कि वो चाहे, अगर मान लो पीएम ने ये कह दिया उस समय की मैं बता रहा हूँ कि आपको मतलब वो लगानी है इमरजेंसी, तो वो प्रेसिडेंट क्या होता था उसमें कर देता था। लेकिन जब 44 अमेंडमेंट लेके आए थे, तो क्या हुआ था कि उसमें आपको एक रिटर्न रिटर्न जो है साइन करवाना होता था, ताकि जो है अगर इमरजेंसी लगानी है तो। ठीक है, सो इसमें ये बदलाव किए गए थे, वो पहले नहीं थे, तो ये इसमें था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि इसमें तीन चीजें, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सो ये आपके ऐड किए गए थे, इसको याद रखना। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन करता है, इसमें एक ऑप्शन गायब है क्या, चलो छोड़ो इसको, वो तो हो जाएगा आपका। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, अच्छा जो राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या वो चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्या ये हो सकता है, ये तो नहीं है। तो फिर इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑब्वियसली बात है, जो आपके एमएलए होते हैं वही तो चुन के आते हैं आपके राज्यसभा में, वो एमपी बनते हैं। ठीक है, गवर्नर तो नहीं हो सकता, ये तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी आर अमंग द विच ऑफ द फॉलोइंग, कितने होते हैं, तो बात करें तो वो होता है आपको वैसे टोटल द 250 होते हैं। और ये इसका आंसर है, क्योंकि वो तो एमपी है। फिर 12 तो चुन के आते हैं ना, क्योंकि 12 जो है आपके नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसको कुछ स्पेशल फील्ड्स में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट राज्यसभा के लिए, तो वो 12 होते हैं। ठीक है, जिनके पास स्पेशल कुछ होता है, जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ किया है। सो ये थे आपके 20 क्वेश्चन। सो मैंने आपको सिर्फ अप्रोच बताई है कि कैसे किया है, तो हर ऑप्शन से मैंने इसको करने की कोशिश की, ताकि आप जो है कभी मान लो आप पेपर दो, तो किस तरह से आप क्वेश्चन कर पाओ। सो आई होप आपको ये अच्छा लगेगा, और मेरी तरफ से मैंने अपना बेस्ट दिया इसमें करने की, ताकि आप समझ पाएँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मैं इस तरह से जो है जो टॉप 20 ऐसे क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस बनी रहे, और आपके कोई भी एग्ज़ाम हो आप चाहे उसको कर पाएँ। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।